हेलो गाइस। सीबीएस एक बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है और ख़ास करके जैसे ही एमएस एमआर एएस एआर वाला पार्ट आता है जो वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ होते हैं वो हम लोग को बहुत ही ट्रबल करते हैं। ख़ास करके जब हम लोग किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ समझ नहीं आता कि हम लोग कौन से टर्म को कब यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कब हम लोग बोल रहे हैं कि रफ रंबलिंग मरमर है, कब बोलेंगे हम लोग कि हाई फ्रीक्वेंसी मरमर है, कौन सा मरमर कहाँ मिलेगा। ठीक है। इसका मैंने मैरो वैरो से वीडियो भी देखा था और जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं वो सभी पढ़ने का ट्राई किया था। मुझे कोई खास समझ में नहीं आया था। तो आई वेंट टू माई सीनियर डॉक्टर काजल कुमारी दी। उन्होंने मुझे सिखाया। ठीक है। और मैं आज तुम लोग को अपने सीनियर होने का धर्म निभा रहा हूँ और तुम लोग को ये पढ़ा रहा हूँ, तो होप इट हेल्प्स यू। तो बेसिकली हम लोग के पास लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट। हम लोग के पास चार तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है एमएस, एक होता है एमआर, एक होता है एएस, एक होता है एआर। एमएस का मतलब हुआ माइट्रल स्टिनोसिस, एमआर का मतलब हुआ माइट्रल रिगर्जिटेशन, एएस का मतलब हुआ एओर्टिक स्टिनोसिस, एआर का मतलब हुआ एओर्टिक रिगर्जिटेशन। अब ये सब का मतलब एक्चुअली में क्या तुम लोग को पता ही है मोटा मोटी, फिर भी हम एक ब्रीफ में बता देते हैं। एमएस में एम वर्ड है माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व तुम्हारे पास एक एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है। जैसे हम लोग के पास ट्राइकस्पिड वाल्व होता है वैसे ही लेफ्ट साइड में माइट्रल वाल्व होता है। ठीक है। अब माइट्रल वाल्व अगर स्टिनोज्ड हो जाए, मतलब उसके जो लीफलेट्स हैं उनको नॉर्मली जितना दूर तक खुलना चाहिए कि ब्लड तुम्हारे पास एट्रिया से वेंट्रिकल में पास करे, अगर ये उतना नहीं खुल पा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि स्टिनोज्ड हो चुका है। मतलब फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल विल बी रिड्यूस्ड कभी भी अगर स्टिनोसिस होगा। ठीक है। रिगर्जिटेशन क्या होता है? रिगर्जिटेशन होता है कि जब ये देखो, स्टिनोसिस हम लोग खुलने के टाइम बात की, जब वो खुला हुआ है तो उतना खुल नहीं पाया। और रिगर्जिटेशन हम लोग बात करते हैं क्लोज होने के टाइम में, कि क्लोज हुआ तो पूरा बंद नहीं हो पाया। ठीक है। जिसके कारण क्लोज होने के बाद भी बाहर वाले चेंबर से अंदर वाले चेंबर में ब्लड आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास माइट्रल वॉल्व क्लोज हो रहा है तो अब फर्दर तुम्हारे पास ब्लड एक्सचेंज बिटवीन एट्रिया या वेंट्रिकल नहीं होना चाहिए। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, हम लोग कार्डियक साइकिल पढ़ते हैं। आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद जैसे ही ब्लड तुम्हारे पास मूव करता है वेंट्रिकल में, एक बार अगर माइट्रल वॉल्व क्लोज हो गया तो उसके बाद अब तुम्हारे पास वेंट्रिकल से ब्लड वापस एट्रिया में नहीं आना चाहिए आइडियली। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसको, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि माइट्रल रिगर्जिटेशन हो रहा है। ठीक है। वैसे ही हम लोग के पास होता है एओर्टिक वॉल्व। एओर्टिक वॉल्व तुम्हारे पास होता है जहाँ एओर्टा निकल रहा होता है, चाहे तुम्हारे पास जहाँ पल्मनरी वेसल्स निकल रहे होते हैं रेस्पेक्टिवली फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, तो उनमें तुम्हारे पास एओर्टिक वॉल्व चाहे सेमिलिनर वाल्व होते हैं। ये भी एक ट्राइकस्पिड वाल्व भी होते हैं बेसिकली। अब अगर ये वॉल्व स्टिनोज्ड हो गए, चाहे ये वॉल्व में ठीक से बंद नहीं हो पा रहा है और रिगर्जिटेशन हो रहा है, तो देन वी यूज़ द टर्म एएस एंड एआर। ये मोटा मोटी कहानी तुमको समझ में आया होगा। ठीक है। ये तुमको ऑलरेडी पता भी होगी, हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, पैथो में पढ़े हैं, मेडिसिन में पढ़े हैं। लेकिन जो मेन प्रॉब्लमेटिक पार्ट होता है वो होता है ये कि किस में कौन से टाइप का हम लोग को मरमर देखने के लिए मिलता है और उस मरमर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है। तो एकदम सिंपल तुम्हारे लिए हम बना करके लेके आए हैं एक टेबल। ये टेबल तुमको आराम से याद हो जाएगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, अगर तुमको जानना है इन डिटेल कि जो हम लोग बोल रहे हैं कि एमएस क्यों हो रहा है या एमआर क्यों हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग का काम है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये समझ लो कि एग्ज़ाम में जैसे वाइवा में पूछा जाता है, चाहे एग्ज़ाम में डायरेक्टली भी आता है कि बताओ एमएस में किस तरह का मरमर मिलता है एमसीक्यू में, तो ये एमएस में मिड डायस्टोलिक मरमर होता है। कैसे पता चलेगा, कैसे याद रहेगा, अभी हम लोग करते हैं। ठीक है। एकदम दिमाग नहीं लगाएंगे फालतू का, एकदम सिंपल क्लियर कंसेप्ट रखेंगे। देखो, सबसे पहले बात ये कि सबसे पहले तुमको याद रखना है कि टाइमिंग, कौन सा मरमर किस टाइम में आता है। जैसे हम एम एस एम आर ए एस ए आर ये टेबल हम बना लिए, तुम लोग भी बना लेना साथ में। ठीक है। टाइमिंग का बात करते हैं। सबसे पहले तुमको याद रखना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब एक ही बार में याद हो जाएगा। तुमको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एम एस जो होता है वो मिड डायस्टोलिक मरमर होता है, एम आर जो होता है पैन सिस्टोलिक मरमर होता है, ए एस इजेक्शन सिस्टोलिक होता है, ए आर जो होता है तुम्हारे पास अर्ली डायस्टोलिक मरमर होता है। अब तुम बोलोगे कि ये तो तुम बोल के छोड़ दिए सर या बॉस, तो नहीं, उसका हम लोग को एक ट्रिक देते हैं। ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। देखो, हम लोग बोल रहे हैं कि मिड डायास्टोलिक मरमर है। अगर तुमको दिख नहीं रहा, मैं जूम कर देता हूँ।
हम लोग बोल रहे हैं कि मिड डायस्टोलिक मर्मर, मिड डायस्टोलिक मर्मर ऑब्वियसली अपने आप में दिखा रहा है कि ये एमएस का मर्मर की बात कर रहा है। फिर दूसरा है मेरे पास कि पैन सिस्टोलिक मर्मर है। पैन सिस्टोलिक मतलब पूरे सिस्टोल के बीच में। अच्छा एक बात समझो, इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, एक बात यहीं पे समझो कि अगर ये है S1, ये है S2, ठीक है, थोड़े देर के बाद कार्डियक साइकिल फिर से होगा और फिर से S1 आएगा। ठीक है, हम लोग जब भी हार्ट साउंड का बात करते हैं तो हम लोग कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो बात करते हैं हम लोग वेंट्रिकल के बीच में बात करते हैं। अगले वीडियो में तुमको ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। अभी के लिए मोटा मोटी याद रखो कि S1 S2 के बीच का जो फेज़ होता है ये सिस्टोल का फेज़ होता है, और S2 के बाद डायस्टोल का फेज़ होता है। फिर जैसे ही तुम्हारे पास अगला बार S1 आएगा तो वहाँ से फिर से तुम्हारे पास सिस्टोल शुरू होगा। मतलब ये सिस्टोल का फेज़ है और ये अगला डायस्टोल का फेज़ है। फिर ऐसे ही S1 S2 के बीच में सिस्टोल का फेज आएगा, फिर उसके बाद डायस्टोल का फेज आएगा, मतलब रिलैक्सेशन का फेज आएगा। ठीक है, तो फिर से बात करते हैं। तो हम बोले कि मिड डायस्टोलिक मर्मर, MS का मर्मर, मिड डायस्टोलिक मर्मर। ठीक है, दूसरा है पैन सिस्टोलिक मर्मर। पैन सिस्टोलिक मतलब अब तुम समझो ना कि पूरे ही सिस्टोल में अगर मर्मर प्रेजेंट है तो यार तो मर ही जाएगा भाई। देखिए बहुत खराब लग रहा है, पूरे सिस्टोल में मर्मर प्रेजेंट है मतलब बहुत बड़ा परेशानी है, मतलब मरेगा ये। मरेगा से हो गया MR, ठीक है, मरेगा ये। ठीक है, पूरे सिस्टोल में मर्मर प्रेजेंट है, पूरे सिस्टोल में ही मर्मर प्रेजेंट है, मतलब बहुत बड़ा पैथोलॉजी हो रहा है, मरेगा ये। ठीक है, इजेक्शन सिस्टोलिक कैसे याद रखेंगे? इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर याद रखेंगे, लड़के लोग ज़्यादा रिलेट करेंगे कि एस देख करके हम लोग इजैकुलेट या इजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो एस से हो गया तुम्हारे पास AS एओर्टिक स्टेनोसिस, और एओर्टिक स्टेनोसिस में हम लोग को इजैकुलेट या इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और लास्ट से तुम्हारे पास अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। अरे क्या सर क्या पढ़ा रहा है, जल्दी खत्म करो। ठीक है, रिलैक्स करेंगे, जल्दी खत्म करो, रिलैक्स करेंगे, मतलब अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, मतलब AR। मोटा मोटी मेरी बात ये है कि मिड डायस्टोलिक मर्मर MS में होता है, पैन सिस्टोलिक मर्मर मतलब मरेगा MR में होता है। इजेक्शन हो गया किसको देख के, एस को देख के, तो AS में तुम्हारे पास इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, और लास्ट में तुम्हारे पास, अरे सर क्या पढ़ा, जल्दी खत्म करो, AR में तुम्हारे पास अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। वापस आ जाओ अपने चार्ट पे। अपना चार्ट क्या बोला था? अपना चार्ट बोला था कि MS MR AS AR, चार चीज़ का हम लोग बात किए थे। ठीक है, पहले हम लोग बात कर रहे थे कि MS मिड डायस्टोलिक, ठीक है, MR मरेगा, कौन मरेगा? जिसमें पैन सिस्टोलिक मर्मर। फिर हम बोले एस देख के इजैकुलेट इजेक्ट हो गया, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। AR, अरे सर जल्दी खत्म करो, रिलैक्स करना, मतलब AR में हो गया अर्ली डायस्टोलिक मर्मर, खत्म। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगला है तुम्हारे पास साइट, किस साइट पे आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जो MS चाहे MR है वो माइट्रल एरिया में आएगा। माइट्रल एरिया क्या होता है, 2 मिनट बताते हैं। MS चाहे MR है वो कहाँ पे आएगा? माइट्रल एरिया में आएगा। और AS चाहे AR है वो कहाँ पे आएगा? एओर्टिक एरिया में आएगा। देखो मैंने लिखा भी है, AS कहाँ पे आ रहा है? एओर्टिक एरिया। लेकिन ध्यान से देखना, जो AR होता है वो नियो एओर्टिक एरिया में होता है। तो अब तुम बोलोगे सर ये माइट्रल एरिया कौन सा है, एओर्टिक एरिया कौन सा है, नियो एओर्टिक एरिया कौन सा है? तो उसके लिए ये वाला फोटो देखो, बहुत ही गंदा सा एक डायग्राम हम बनाए हैं, ठीक है, बट समझने के लिए तुमको समझ में आ रहा हो कि ये स्टर्नम बीच में बनाया है। ठीक है, स्टर्नम का सुप्रा स्टर्नल नॉच है। ठीक है, हम लोग को स्टर्नम में एक ग्रूव जैसा या हार्डनिंग जैसा फील होता है, सो क्या बोलते हैं मेरे को भी याद नहीं आ रहा। ठीक है, इसके नियर में जो स्पेस होता है वो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस को वो करता है। ठीक है, अब पेशेंट का तुम्हारे पास हम लोग जानते हैं कि सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में ये तुम्हारे पास हो गया एओर्टिक एरिया। ठीक है, ये होगा तुम्हारे पास पल्मनरी एरिया, ये होगा तुम्हारे पास ट्राइकस्पिड एरिया। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लाविकुलर लाइन में हम लोग जानते हैं क्या होता है, माइट्रल एरिया। कौन सा एरिया होता है? माइट्रल एरिया, यहाँ पर हम लिख रखे हैं माइट्रल एरिया। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारे पास एओर्टिक एरिया, पल्मनरी एरिया, ट्राइकस्पिड एरिया और माइट्रल एरिया। कौन सा साइड का हम लोग बात कर रहे हैं? ये है तुम्हारा लेफ्ट साइड और ये है तुम्हारा राइट साइड। तो राइट साइड के सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में एओर्टिक एरिया, लेफ्ट साइड के सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में पल्मनरी एरिया। ठीक है, फिर तुम्हारे पास फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में तुम्हारे पास होता है ट्राइकस्पिड एरिया, और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होता है माइट्रल एरिया। अब यहीं पे थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में एक नया एरिया आया, इसको हम लोग बोलते हैं नियो एओर्टिक एरिया। ठीक है, इसी नियो एओर्टिक एरिया में हम लोग क्या सुन रहे थे? हम लोग सुन रहे थे AR। ठीक है, अब कुछ लोगों का सवाल होगा, जो लोग थोड़ा कम क्लिनिकल गए हैं या किए हैं किसी भी कारण से, कि ये कौन सा एरिया है? ये स्टेथो लगाने वाला एरिया है या ECG का लीड लगाने वाला एरिया है? नहीं, तो ये स्टेथो लगाने वाला एरिया है। ठीक है, ECG का लीड अलग लगाते हैं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब कुछ लोगों का दूसरा सवाल आ रहा है कि सर आप बोले कि ये एओर्टिक एरिया है, तो क्या यहाँ पे हमको
माइट्रल एरिया का मरमर नहीं सुनाई देगा, बिल्कुल सुनाई देगा, लेकिन माइट्रल एरिया का मरमर बेस्ट सुनाई देता है माइट्रल एरिया में, तभी इसका नाम पड़ा है। ठीक है, ये माइट्रल एरिया जो बेसिकली ये एपेक्स ऑफ हार्ट होता है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो अगर हार्ट को ड्रॉ करें तो हार्ट हम लोग का सेंटर में होता है और स्लाइटली डेविएटेड टू द लेफ्ट की तरफ होता है। तो जो हार्ट का एपेक्स है वो तुम्हारे पास माइट्रल एरिया के पास, रफ डायग्राम है, ऐसे होता है। ठीक है, ट्राइकस्पिड एरिया के, ट्राइकस्पिड वाल्व के जस्ट ऊपर ट्राइकस्पिड एरिया होता है, पल्मनरी वाल्व के जस्ट ऊपर पल्मनरी एरिया, इतना जानने का जरूरत नहीं है। मोटा मोटी बस ये याद रखो तुम कि जो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ राइट साइड है वहाँ पे एओर्टिक एरिया होता है, लेफ्ट साइड में पल्मनरी एरिया होता है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ट्राइकस्पिड एरिया, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लाविकुलर लाइन में होता है माइट्रल एरिया, और थर्ड इंटरकोस्टल में होता है नियो एओर्टिक एरिया। इससे क्या सर आप लोग को समझ में आ जाएगा? बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलो वापस आओ अपने टेबल पे। हम बोले अब बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, साइट हम तुमको बोले कि साइट एम एस का साइट हम तुमको बोले कि मिट्रल एरिया में होगा, एम आर का साइट एम एम वाला माइट्रल एरिया में होगा, ए एस ए आर वाला हम तुमको बोले कि बिल्कुल जो तुम्हारे पास ए वाला एओर्टिक एरिया में है, बस ए आर में बोले कि एओर्टिक नहीं नियो एओर्टिक एरिया, याद रखना। ठीक है, चलो अब अगला बात करते हैं। अब अगला है फ्रीक्वेंसी। तो एक चीज़ याद रखो कि फ्रीक्वेंसी का जैसे ही हम लोग बात करते हैं ना, ठीक है, तो जिसके भी नाम में आर आएगा, ठीक है, जैसे हो गया तुम्हारे पास ए आर, एम आर, ठीक है, जिसके भी नाम में आर आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। और हम लोग फिजिक्स में पढ़ के आए हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? उसका एम्पलीट्यूड कम होता है। एम्पलीट्यूड का क्या मतलब हुआ? आवाज़। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, और जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा ऑब्वियसली उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये हम लोग सब पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब एक बात और समझो कि जिसका एम्पलीट्यूड कम है, जिसका एम्पलीट्यूड कम है इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड कम है मतलब उसमें कम आवाज़ आ रहा है, उसका कम आवाज़ आ रहा है मतलब उस आवाज़ को हम लोग को क्या बोलते हैं? एम्पलीफाई करने का जरूरत है। इसलिए हम लोग देखो, हम लोग का स्टेथो का दो साइड होता है। एक साइड होता है जिस साइड डायफ्राम होता है, और एक उसके पीछे का जो मेटल वाला बॉडी होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बेल वाला एरिया बोलते हैं। आगे वाले एरिया को हम जहाँ पे हम लोग का लोगो लिखा होता है ना स्टेथो का, ठीक है, और नीचे से हम लोग का ये ट्यूबिंग पास कर रहा होता है। ये तुम्हारा मैंने सस्ता सा लिटमन बना दिया। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे पास स्टेथो है, स्टेथो का जो ये सामने वाले इसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम का एरिया, और पीछे का जो एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं बेल का एरिया। ठीक है, अब डायफ्राम क्या करता है? एम्पलीफाई करेगा आवाज़ को। ठीक है, तो एम्पलीफाई करने का जरूरत उसमें है जिसमें एम्पलीट्यूड कम है, जिसमें आवाज़ कम है। और हम लोग जानते हैं कि एम्पलीट्यूड किस में कम होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। और फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होती है? जिसके नाम में आर आता है, बोले तो एम आर ए आर। अगर तुमको ये बात समझ में आया तो अगला 3 पॉइंट अपने आप ही खत्म हो गया। हम क्या बोले कि जिसके नाम में आर आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो देखो हम तुमको ऑलरेडी बोल चुके हैं कि एम आर और ए आर की फ्रीक्वेंसी क्या है? ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली ए एस और एम एस की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा हम तुमको बोल, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसका कैरेक्टर, उसका एम्पलीट्यूड कैसा होगा? सॉफ्ट होगा, कम आवाज़ होगा। तो इस तरह का मरमर, ठीक है, सॉफ्ट ब्लोइंग मरमर कहते हैं इसको हम लोग, सॉफ्ट ब्लोइंग मरमर कहते हैं। और वहीं पर जिसका फ्रीक्वेंसी कम है उसका एम्पलीट्यूड कैसा होगा? बहुत ही लाउड एम्पलीट्यूड है, बहुत जोर से, एकदम रफ रंबलिंग, इस टाइप से मरमर होता है। ठीक है, रफ रंबलिंग मरमर होगा। कैसा मरमर होगा? रफ लंब। फ्रीक्वेंसी कम तो कैरेक्टर मतलब एम्पलीट्यूड ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो कैरेक्टर कैसा है? हार्श है, मतलब वही रफ रंबलिंग होगा। और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एम्पलीट्यूड कैसा होगा? सॉफ्ट होगा, ब्लोइंग टाइप का होगा। ठीक है, अब हम तुमको बोले कि जिसका एम्पलीट्यूड कम है उसको एम्पलीफाई करने का जो होता है तो उसको हम लोग कहाँ से देखेंगे? उसको हम लोग डायफ्राम से देखेंगे। ऑब्वियसली हम तुमको बता चुके हैं डायफ्राम से देखेंगे। और जो लाउड है वो हमको ऐसे ही सुनाई दे देगा, तो उसको हम लोग बेल से सुन सकते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर्स कि हम लोग को कोई भी मरमर कब सुनाई देता है। तो कोई भी मरमर हम लोग को ज़्यादा बेटर तब सुनाई देता है जब पेशेंट एक्सपायरेट कर रहा हो, मतलब एक्सपीरेशन में कोई भी मरमर एक्सपीरेशन में बढ़ जाता है। तो हम लोग को अगर सुनना है किसी का तो मरमर को, तो हम लोग बोलेंगे सांस छोड़ दो, वो सांस छोड़ते रहेगा तो उस टाइम हम लोग को मरमर ज़्यादा सुनाई देता है। किस पोजीशन में बेस्ट सुनाई देता है? पेशेंट का क्या पोजीशन करे जिससे हमको सुनाई देता है? इतना हम लोग डिटेल में क्यों बात करें, क्या पोजीशन क्या साइड? अभी थोड़ी देर तुमको एक कहानी सुनाएंगे, छोटा सा समझ में आएगा। ठीक है, तो किस पोजीशन में? एमएस का जो मरमर होता है वो जब पेशेंट को हम लोग लेफ्ट लैटरल में सुलाते हैं, पेशेंट को लेफ्ट लैटरल में सुलाते हैं तो उस टाइम हम लोग को एमएस हो चाहे मतलब माइट्रल वॉल्व का अगर मरमर हो, माइट्रल वॉल्व का डिफेक्ट हो तो पेशेंट लेफ्ट लैटरल में लेटा होगा तो हम लोग ईजिली सुन पाएंगे। क्यों? अगर पेशेंट लेफ्ट लैटरल में लेटा होगा, बाएं करवट सोया होगा, ठीक है, उस टाइम हम लोग को सुनाई होगा कि उस पर हार्ट पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, ऐसा कुछ।
और एओर्टिक एरिया का मरमर होगा तो जब पेशेंट को हम लोग बोलते हैं कि सामने की तरफ झुक के रहो, फॉरवर्ड बेंडिंग, ठीक है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में जैसे हम लोग पेशेंट को सामने की तरफ झुकाते हैं ना, उसी टाइप से, ठीक है। स्किन की फिक्सिटी चेक करने के लिए, खैर वो साइड की बात है, ठीक है। तो एएस का मरमर हम लोग को सुनाई देता है अगर पेशेंट को हम लोग एएस एआर का मरमर अगर पेशेंट को हम लोग फॉरवर्ड बेंडिंग करवाएं। एमएसएमआर का मरमर हमको सुनाई देता है अगर पेशेंट को हम लोग लेफ्ट लैटरल पोजीशन में रखें, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट है जो थोड़ा सा तुमको अलग से याद रखना पड़ेगा, वो है कि रेडिएशन, किस मरमर का रेडिएशन कहाँ पे होता है। तो पहली बात तो एमएस का कोई रेडिएशन नहीं होता है। दूसरा, एमआर का रेडिएशन होता है क्या? हाँ, एमआर का रेडिएशन होता है, एमआर एक्जिला में जाता है, याद करना पड़ेगा, ठीक है। एएस के मरमर का दो रेडिएशन है। एएस के मरमर का रेडिएशन है तुम्हारे पास, अगर अगर देखो ओवरऑल एएस कैसा होगा बताओ तो, हाई फ्रीक्वेंसी होगा कि लो फ्रीक्वेंसी होगा? तुम बोल रहे हो एएस है मतलब आर नहीं आ रहा है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, मतलब इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब अब उसी में हम बात कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी कम तो है, लेकिन अगर कम में भी थोड़ा, मतलब अगर हाई पिच है तो वो एपेक्स पे जाता है, एपेक्स ऑफ लंग्स नहीं, एपेक्स ऑफ हार्ट, बेवकूफ़, ठीक है। एपेक्स ऑफ हार्ट पे जाता है। अगर पिच इसका कम है तो वो कैरोटिड्स में जाता है, ठीक है। और एआर का कोई खास ऐसा मरमर नहीं होता है। हाँ, एक स्पेशल पॉइंट है कि एआर का मरमर अगर तुमको कभी कभी लेफ्ट एक्जिला में मिल जाए तो उसको हम लोग कोलेसेकल मरमर बोलते हैं। एकदम जानने का जरूरत नहीं है अभी अपने लेवल पे, ठीक है। मोटा मोटी तुम याद रखो कि आखिरी वाले दोनों में, जो दोनों मार्जिनल है, ठीक है, जैसे एमएस हुआ, एआर हुआ, इन दोनों का रेडिएशन नहीं होता है। एमआर का रेडिएशन एक्जिला में होता है और एएस का रेडिएशन तुम्हारे पास दो जगह हो सकता है। अगर हाई पिच है तो एपेक्स में जाएगा, लो पिच है तो कैरोटिड में जाएगा, ठीक है। स्पेशल पॉइंट में तुम्हारे पास बोलता है कि एमएस का मरमर जो होता है प्री सिस्टोलिक एक्सेंचुएशन शो करता है। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, नहीं समझ में आया? देखो, इसको बहुत डिटेल में तो हम अगली वीडियो में तुमको समझाएंगे, लेकिन फिर भी अभी समझ लो। एक्सेंचुएशन का मतलब होता है कि बढ़ना या एम्पलीफाई होना, ठीक है। और प्री सिस्टोलिक का मतलब सिस्टोल से पहले हो रहा है। क्या मतलब, थोड़े देर में इस डायग्राम में जब हम लोग बात करेंगे तो अभी देखेंगे, ठीक है। एमआर कोई खास स्पेशल पॉइंट नहीं है, एमआर का स्पेशल पॉइंट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि एक्सिला में रेडिएट होता है, ठीक है। एएस का स्पेशल पॉइंट होता है क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो मरमर है ये। से क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो मरमर का क्या मतलब हुआ, डिटेल्स अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लो जितना काम का है कि क्रिसेंडो का मतलब होता है बढ़ेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मरमर बढ़ेगा। और डी क्रेसेंडो का मतलब होता है कि फिर धीरे 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 कम होगा, डिक्रीज होगा डी क्रेसेंडो में, क्रेसेंडो में बढ़ेगा, मतलब मरमर कुछ इस टाइप का होगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। एआर का मरमर सिर्फ डी क्रेसेंडो है, मतलब एआर का मरमर केवल कम होता है, ठीक है। तो स्पेशल पॉइंट में हम लोग क्या क्या बात किए, एमएस का मरमर प्री सिस्टोलिक एक्सेंचुएशन शो करेगा, मतलब सिस्टोल से पहले वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। मतलब वैल्यू नहीं, आवाज़ उसकी धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है। सिस्टोल से पहले उसका आवाज़ बढ़ेगा। एएस का मरमर तुम्हारे पास क्रिसेंडो डिक्रेसेंडो पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। एआर का जो मरमर होता है केवल तुम्हारे पास कम होता है, ठीक है। अब एक इसके बाद पॉइंट आता है ग्रेडिंग ऑफ द मरमर। ग्रेडिंग ऑफ द मरमर समझ लेते हैं। कोई भी मरमर हो, सारे मरमर का ग्रेडिंग सेम ही होता है, ठीक है। यहाँ पे हम साइड में लिखे हैं, देखो, ग्रेडिंग ऑफ द मरमर समझने के लिए ये समझो कि कुछ मरमर होता है जो इतना लाउड है कि कोई भी सुन लेगा, ठीक है, बिना स्टेथो लगाए ही तुम सुन लोगे। अगर मरमर इतना लाउड है कि इट इज़ हर्ड इवन विदाउट द स्टेथो, ये ग्रेड 6 का मरमर होता है, ठीक है, इट इज़ वेरी लाउड। दूसरा है ग्रेड 5 का मरमर। ग्रेड 5 का मरमर क्या कि तुमको मतलब लाउड तो है ही, लेकिन तुमको स्टेथो पूरा रखने का जरूरत नहीं है, तुम थोड़ा सा ही स्टेथो लगाओगे उतना में तुमको आवाज़ आ जाएगा। ग्रेड 5 एकदम यही लैंग्वेज है, हम कुछ ये समझाने के लिए ईजी नहीं कर रहे, यही लैंग्वेज है। द मरमर कैन बी हर्ड विथ द स्टेथो पार्शियली ऑफ द चेस्ट, ठीक है। ग्रेड 4 का मरमर क्या हुआ, ग्रेड 4 का मरमर ऐसा मरमर है जिसमें तुमको मतलब अभी थोड़ा सा मतलब लाउड है बट थोड़ा और कम है, तो तुमको प्लेस करना पड़ेगा स्टेथो को प्रॉपरली, ऐसा नहीं कि आधा उठाया तुमको सुनाई दे दिया, ठीक है। ये सब मरमर तुमको इतना इजीली क्यों सुनाई दे रहा है, ये सब मरमर तुमको इतना इजीली इसलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि इन मरमर्स में थ्रिल प्रेजेंट है। थ्रिल क्या होता है सर? थ्रिल होता है बेसिकली मरमर का जो पैल्पेटरी फाइंडिंग होगा, ठीक है। मरमर हम तुमको बताएंगे, जो मरमर है बेसिकली वाइब्रेशन के कारण मरमर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये जो मरमर है ये तुम्हारे पास वाइब्रेशन तुम्हारे वेंट्रिकल के वॉल में, चेस्ट वॉल में प्रोड्यूस करता है, जो हम लोग को परसीव करते हैं, ठीक है। उसी को पैल्पेटरी फाइंडिंग हम लोग थ्रिल बोलते हैं। डिटेल्स हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे फिर, ठीक है। ग्रेड 3 मरमर, ग्रेड 3 मरमर होता है, इसमें थ्रिल एब्सेंट है। थ्रिल एब्सेंट है तो अब तुम ईजिली नहीं सुन पाओगे, और अगर तुम अब ईजिली नहीं सुन पाओगे तो तुमको चेस्ट पे स्टेथो को फर्मली लगाना पड़ेगा। ग्रेड 2 का मरमर ये थोड़ा और इसका साउंड थोड़ा और कम होगा,
ठीक है। तो मतलब ये तुम सुन लोगे, लेकिन तुमको काफ़ी फेंट होता है, तुमको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है। ग्रेड 1 मरमर जो होता है वो बहुत ही फीबल होता है। इतना फीबल होता है कि केवल एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट लोग जो होते हैं, चाहे जो एमडी मेडिसिन हो, वो लोग सुन पाते हैं। ठीक है। और ये मरमर सिर्फ किसी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सुनाई देता है। इससे रिलेटेड एक कहानी तुमको हम वीडियो खत्म होते होते सुनाएंगे। ठीक है। तो मतलब मोटा मोटी भी क्या बात की, हम मरमर तुम्हारे पास 6 ग्रेड में कोई भी सुन ले, इजीली सुन ले, बिना स्टेथो को सुन ले, ग्रेड 6। थोड़ा सा रखना पड़ेगा स्टेथो, ग्रेड 5। स्टेथो रखना पड़ेगा लेकिन बहुत इजीली सुन लोगे, ग्रेड 4। ठीक है। स्टेथो को फर्मली रखना पड़ेगा, ठीक है, ग्रेड 3। स्टेथो को रखना पड़ेगा और ध्यान से सुनना पड़ेगा, मतलब काफ़ी फेंट हो गया, ग्रेड 2। केवल एक्सपर्ट सुन पाएंगे, ग्रेड 1। सारे ही मरमर का यही सिस्टम है। ठीक है। तो आ जाओ, तो हम लोग का एक पॉइंट 10 हो गया। अब हम लोग का आखिरी पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आखिरी पॉइंट हम लोग का है कि डायग्राम बना दो सर। ठीक है, चलो डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम हम तुमको बोले कि S1 S2 के बीच में कौन सा फेज होता है, सिस्टोल का फेज होता है। ठीक है। और S2 के बाद क्या होता है, डायस्टोल का फेज होता है। अब बताओ, हम लोग बात कर रहे हैं MS, तुम बताओ MS का मर्मर कौन सा मर्मर होता है। MS का मर्मर मतलब मिड डायस्टोलिक मर्मर, मतलब डायस्टोल के बीच में ये कहीं मर्मर होगा। और दूसरा हम यहाँ पे एक पॉइंट क्या देखें कि इसमें प्री सिस्टोलिक एक्सेंचुएशन देखने के लिए मिलता है, मतलब सिस्टोल से पहले इसका आवाज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अभी हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं कि कुछ कुछ पॉइंट्स इस डायग्राम में हमको ऐड करना है। देखो, मिड डायस्टोलिक मर्मर मतलब मर्मर यहाँ कहीं होगा। ठीक है। और हम बोल रहे हैं कि प्री सिस्टोलिक एक्सेंचुएशन, ये S2 है, ये S1 है, सॉरी। प्री सिस्टोलिक एक्सेंचुएशन मतलब सिस्टोल आने से पहले इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है। ये हम लोग जानते हैं S1 के बाद फिर से सिस्टोल शुरू है। देखो, ये सिस्टोल का, ये सिस्टोल है, ये सिस्टोल है। तो मतलब सिस्टोल से पहले ये फिर से बढ़ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्री सिस्टोलिक एक्सेंचुएशन। ठीक है। और डिटेल में हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, मतलब अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। S1 S2, देखो तुम मिड डायस्टोलिक मर्मर है S2 के बाद, मतलब डायस्टोल में है, डायस्टोल के मिड से स्टार्ट हुआ मिड डायस्टोलिक मर्मर, जो कि सिस्टोल आने से पहले बढ़ता चला गया। ठीक है। मतलब S1 से पहले वो बढ़ता चला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री सिस्टोलिक एक्सेंचुएशन। मिड डायस्टोलिक मर्मर, प्री सिस्टोलिक एक्सेंचुएशन, दिमाग में क्या आना चाहिए, मिड डायस्टोलिक सुनते ही दिमाग में आना चाहिए MS। ठीक है। अगला देखो MR में तुमको क्या बोलते हैं, पैन सिस्टोलिक मतलब मर्मर, मतलब पूरे ही सिस्टोल में होगा। मतलब S1 और S2 के बीच में हम लोग जानते हैं क्या होता है, S1 S2 के बीच में हम लोग जानते हैं कि सिस्टोल का टाइम होता है। ठीक है। S1 S2 के बीच में सिस्टोल का टाइम होता है। उसके बाद क्या होता है, डायस्टोल का टाइम होता है। इस मर्मर को हम क्या बोले हैं, ये मर्मर को हम बोले हैं कि पैन सिस्टोलिक मर्मर है। मतलब ये मर्मर पूरा सिस्टोल में ही इक्वल इंटेंसिटी का हम लोग को सुनाई देगा। ठीक है। मतलब हम लोग बोलते हैं S1 का लब डब लब डब लब डब लब डब। ठीक है। तो लब डब के बीच में सिस्टोल है, और डब के बाद जो साइलेंस हो रहा है, लब डब लब डब लब डब। डब के बाद जो साइलेंस हो रहा है वो तुम्हारे पास बेसिकली डायस्टोल का फेज होता है, लब डब लब डब। तो अगर हम पैन सिस्टोलिक में बोले लब 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 डब के बीच में तुम्हारे पास पैन सिस्टोलिक में इस टाइप से कुछ सुनाई देगा। एक्चुअली तो तुमको पेशेंट पे सुनना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन कुछ इस टाइप से सुनाई देगा, लब डब के बाद पॉज, फिर अगला लब, और डब के बीच में लब लब। ठीक है। मतलब सिस्टोल के फेज में S1 और S2 के बीच में अगर मरमर आ रहा है, पैन सिस्टोलिक मरमर है, तो MR का पैन सिस्टोलिक मरेगा पेशेंट, मतलब पेशेंट मरेगा नहीं, ये ट्रिक है बेसिकली। ठीक है। AS का मरमर हम क्या बोले, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, मतलब इजेक्शन सिस्टोलिक छोड़ो, सिस्टोलिक मरमर है, मतलब सिस्टोल के बीच में हमको कहीं सुनाई देगा। मतलब S1 S2 S1, हम जानते हैं S1 S2 के बीच में कौन सा फेज है, सिस्टोल का फेज है। तो मतलब मरमर कहीं बीच में होगा। और दूसरा हम कहते हैं कि क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मरमर है, मतलब मरमर पहले बढ़ेगा और मरमर फिर धीरे धीरे कम होगा। ठीक है। सिस्टोल के बीच में है, क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मरमर है, कौन सा होगा, ठीक है, AS का मरमर। AR का मरमर हम क्या बोले, अर्ली डायस्टोलिक मरमर, मतलब अगर S1 S2 S1 अर्ली डायस्टोल, मतलब डायस्टोल का ये वाला जो पार्ट है, इसके अर्ली पार्ट में। ठीक है। और डिक्रिसेंडो मतलब इसका इंटेंसिटी धीरे धीरे कम ही होता जाएगा। अर्ली डायस्टोलिक प्लस डिक्रिसेंडो मरमर, AR का मरमर। ठीक है। समझ आया बात। ठीक है। तो एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। ये नीचे क्या लिखा हुआ थोड़ी देर में बताते हैं। दूसरा, यहाँ पे तुम सर ये क्यों लिखे हो कि ये रफ डायग्राम बना है, क्योंकि हमको ये सब पॉइंट्स ऐड करने हैं। कौन सा पॉइंट, देखो ये सब पॉइंट ऐड करना है हमको। अगर ये पॉइंट हम ऐड कर देंगे इस डायग्राम में, तो ये वीडियो कंप्लीट, मतलब ये डायग्राम परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, उसको अगले वीडियो में हम ऐड करेंगे। ठीक है। समझा के कि ओपनिंग स्नैप क्या होता है। ठीक है। तो
तो मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पे सुन लो कि हम लोग एमएस के रिस्पेक्ट में और क्या क्या वर्ड सुनते हैं। तो अगर कोई तुमको बोल दे कि ओपनिंग स्नैप आ रहा है, ओपनिंग स्नैप एमएस में हम लोग सुनते हैं। प्री सिस्टोलिक एक्सेंचुएशन क्या होता है तुमको बता ही दिए। एएस में एक हम लोग क्रिसेंडो डिक्रेसेंडो क्या होता है तुमको, क्रिसेंडो डिक्रेसेंडो क्या होता है तुमको हम बता ही दिए। इजेक्शन क्लिक एक वर्ड होता है, क्या होता है अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक है। एआर के रिस्पेक्ट में हम लोग बोलते हैं ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर, क्या होता है अगले वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी 25 मिनट का हो चुका है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या क्या समझेंगे, अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे एक समरी दे देते हैं कि गैलप क्या होता है। हम तुम लोग सुने हो गया, किताब अगर पढ़े होगे तो तुम लोग देखे होगे कि हम लोग बोलते हैं कि S3 गैलप, समेशन गैलप। ये गैलप क्या होता है, गैलप इज बेसिकली घोड़ा का दौड़ने का, कभी सुनो, तकबुक 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 तकबुक, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को S1 S2 S3 ये सब साथ में ऐसे सुनाई तरह जाता है घोड़ा दौड़ा लपटो लपटो लपटो, इस टाइप से, ठीक है। डिटेल हम लोग अगले वीडियो समझेंगे। क्लिक क्या होता है, हम जैसे बोले इजेक्शन क्लिक, ओपनिंग स्नैप। हीव क्या होता है, हम लोग बोलते हैं पारास्टर्नल हीव, ठीक है। और थ्रिल क्या होता है, जैसे तुमको ऊपर बता रहे थे कि थ्रिल प्रेजेंट होता है, थ्रिल इज बेसिकली वाइब्रेशन ऑफ द मर्मर, ठीक है। अगले वीडियो में और बात करेंगे। ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर क्या होता है, ग्राहम स्टील मर्मर क्या होता है, टैपिंग एपेक्स बीट क्या होता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग बोलते हैं कि किसी, मान लो कि हम बोले कि एमएस में एक फाइंडिंग है, ठीक है, जिसमें जो वो है S1 साउंड है वो लाउड हो गया है, ठीक है। तो जैसे हम बोले लाउड S1 हुआ, तो लाउड S1 का मतलब क्या है, क्या लाउड हुआ, ठीक है। क्यों लाउड हुआ और किस कंडीशन में हमको लाउड S1 देखने के लिए मिलेगा। दूसरा हम लोग बात करें, जैसे हम लोग S1 बोलते हैं, S1 मतलब तुम्हारे पास वाल्व क्लोज हो रहा होगा, तो इसमें माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व दोनों ही क्लोज हो रहा होगा, है कि नहीं। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। मोटा मोटी एक बार फटाक से हम लोग रिपीट करते हैं, ठीक है, वीडियो खत्म करते हैं। हम लोग बात की तुम्हारे पास 4 तरह का वाल्वुलर कंडीशन, MS MR AS AR, जिसमें हम बात की सबसे पहले टाइमिंग का। टाइमिंग हम बोले MS का मिड डायस्टोलिक मर्मर, MR का मरेगा पैनसिस्टोलिक मर्मर, AS एस को देख के इजैकुलेट इजेक्ट कर दे इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, AR हम बोले अरे जल्दी खत्म करो, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर, ठीक है। साइट का हम बात की, साइट में हम बोले कि MS MR माइटल एरिया का मर्मर माइटल वॉल में देखने के लिए मिलेगा, कहाँ था हम लोग बात कर चुके हैं, आयोटिक वॉल को मर्मर आयोटिक एरिया चाहे न्यू आयोटिक एरिया में देखने के लिए मिलेगा। फ्रीक्वेंसी, जिसमें आर आया उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, तो MR AR का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड कम मतलब सॉफ्ट ब्लोइंग मर्मर होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी कम था उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, तुम्हारा हार्श रफ लमरिंग मर्मर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। साइड का क्या बात की, हम बोले कि जिसका तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी कम है उसको सुनने के लिए तुमको एम्पलीफाई करना पड़ेगा, तुमको डायफ्राम यूज़ करना पड़ेगा। फैक्टर्स का अगर हम लोग बात करें तो सारा ही मर्मर एक्सपीरेशन में सुनाई देता है। MS का मर्मर तुमको हम बोले कि लेफ्ट लैटरल पोजीशन में सुनाई देगा, और AR का आयोटिक वॉल का मर्मर हम बोले कि फॉरवर्ड बेंडिंग में देखने के लिए सुनाई देगा। रेडिएशन का हम बोले कि पहला दोनों को छोड़, मतलब पहला और आखिरी को छोड़ दो, बीच वाला रेडिएट करता है, MR रेडिएट करता है एक्सिला में, ठीक है। और AS जो है वो तुम्हारे पास रेडिएट करता है अगर हाई पिच मर्मर होगा तो एपिक्स में, लो पिच मर्मर होगा तो कैरोटिड में। उसके बाद हम लोग बात की स्पेशल पॉइंट, हम बोले कि प्री सिस्टोलिक एक्सेंचुएशन किस में देखने के लिए मिलता है, MS में देखने के लिए मिलता है। एक्सेंचुएशन का मतलब क्या हुआ, सिस्टोल से पहले उसका जो आवाज़ है वो थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। फिर हम बोले पैन सिस्टोलिक मर्मर, उसका डायग्राम का हम लोग बात किए, ठीक है। फिर हम लोग बात किए AS में हम तुमको बोले क्रिसेंडो डिक्रेसेंडो टाइप का मर्मर, जो कि इजेक्शन सिस्टोलिक मतलब सिस्टोल में देखने के लिए मिलता है, डायग्राम तुम देख सकते हो। फिर हम बोले AR में हम बोले कि अर्ली डायस्टोलिक मर्मर होता है जो डिक्रेसेंडो नेचर का होता है, मतलब डायस्टोल मतलब S2 के बाद होगा और वैल्यू धीरे धीरे कम ही होते रहेगा। इसके बाद हम लोग बात किए कि कुछ और इसमें हम लोग इस डायग्राम में ऐड कर सकते हैं, इससे हम लोग का डायग्राम ऑफ मर्मर कंप्लीट हो जाएगा। वो बात ये है कि ओपनिंग स्नैप जो है वो तुम्हारे पास MS में देखने के लिए आता है, इजेक्शन क्लिक AS में देखने के लिए आता है, ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर AR में होगा। हम लोग कब बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। अब वो छोटी सी कहानी ये थी कि मैं OPD में, मेडिसिन के OPD में बैठा हुआ था और एक पेशेंट आया जो कि ENT में गया था और बोला कि सर हमको बहुत दिन सर्दी खांसी है। वहाँ पे वो दिखा लिया था, सर ने ENT के डॉक्टर्स ने ऑलरेडी उसको दवा दे दिया था, ठीक है, सेट्रिजिन वेट्रिजिन जो भी दिया था, एंटीबायोटिक दिया था। तो मैंने सोचा कि उन्होंने एग्जामिन किया ही होगा, छोड़ देते हैं, ठीक है। मैं बोला ठीक है बाबा चले जाइए। पता नहीं मुझे क्या उस टाइम में दिमाग में क्लिक किया कि बाबा एक बार बैठिए, एक बार हार्ट साउंड सुन लेते हैं। आइडियली हम लोग को हार्ट साउंड ये सब एग्जामिन करने के बाद ही पेशेंट को भेजना चाहिए, लेकिन पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा था उस दिन, तो मतलब पॉसिबल नहीं था, और हम लोग डॉक्टर्स भी काफ़ी कम थे OPD में उस दिन। तो बट पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है कि बाबा एक बार बैठिए, एक बार आपका दिल का आवाज़ सुन लेते हैं। और मैंने दिल का आवाज़ सुना, मतलब हार्ट साउंड सुना, तो मुझे लगा कि यार ये तो मरमर जैसा है। मैं फिर ध्यान से सुना, ठीक है, तो मेरे को पैन सिस्टोली जो मैं बोला लपस्टप लपस्टप लपस्टप
ऐसा सुनाई दिया। तो मेरे को पैनसिस्टोलिक मर्मर एमआर टाइप का सुनाई दे रहा था। मैंने अपने पीच फर्स्ट GR1 को बोला कि बॉस इसमें मर्मर है। ठीक है, बॉस को लगा ओवर इंथुजियास्टिक इंटर्न, लगता है पढ़ करके आया है। ठीक है, और बॉस मेरे बात को इग्नोर कर दिए। हम स्टर्न रहे कि नहीं बॉस सही में इसमें मर्मर है। बॉस 2-3 पेशेंट देखने के बाद बोले लाओ देखते हैं क्या है। ठीक है, बॉस चेक किए, बॉस को भी मर्मर सुनाई दिया। बॉस कंसल्टेंट को बोले सर इस पेशेंट का मर्मर आ रहा है। सर सोचे ओवर इंथुजियास्टिक JR1 PG। सर बोले कि दोबारा सुनो। लेकिन हम और बॉस JR1 दोनों को ही सर को बोले नहीं सर इसमें है मर्मर। सर उस पेशेंट को एग्जामिनेशन टेबल पे ले गए। सर उस पेशेंट को 10 मिनट तक एग्जामिन किए, अलग अलग पोजिशन में। जो पेशेंट लोग बात की ना कि फॉरवर्ड बेंडिंग, लेफ्ट लैटरल, सर उसको सब में एग्जामिन किए। और उस पेशेंट में ऑल्दो इसके कारण कुछ खास सीवियर सिम्टम नहीं आ रहा था, बट उसमें मर्मर प्रेजेंट था। मतलब उसमें MR था। ठीक है, सर बोले कि MS भी रहा, मतलब सर बोले 2-3 मर्मर है। PH का मर्मर है, TR का मर्मर है। ठीक है, हम लोग को अभी के लिए नहीं पढ़ना है। PG के प्रिपरेशन में हम लोग को पढ़ना होगा PH का मर्मर क्या होता है, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का मर्मर कैसा होता है। लेकिन अभी फिलहाल फाइनल MB के लिए हम लोग को ये 4 जानना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली बात ये है कि इससे हम कहानी से ये पता चलता है कि अगर मेरे को आइडिया है तो मैं डायग्नोज कर पाऊंगा। एक बहुत ही अच्छी बात सर्जरी में कहते हैं कि योर सर्जरी मेडिसिन में कहते हैं कि योर आइज कैन ओनली सी दैट साइन विच यू हैव ऑलरेडी रेड एंड यू नो अबाउट। अगर हम हम मरमर के बारे में नहीं पढ़े तो, और हम ये मेरा पर्सनल नोट्स है, हम यही पढ़े थे। ठीक है, अगर हम ये नहीं पढ़े होते तो हम नहीं समझ पाते कि लब्श टप। हमको लगता कि हो सकता है कोई आर्टिफैक्ट है, मेरा हाथ हिल जा रहा है, कपड़े पे फ्रिक्शन हो रहा है। बट क्योंकि हम पढ़े थे कि पैनसिस्टोलिक मर्मर MR में होता है, इसलिए हम स्टर्न थे नहीं बॉस है इसमें मर्मर। ठीक है, बाकी मर्मर को पहचानने के लिए आप जितने पेशेंट के छाती पे आला लगाएंगे, मतलब स्टेथो लगाएंगे, आपका और रिफाइन होते जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस। तो प्लीज़ पुट अ स्टेथो ऑन एनी पेशेंट्स चेस्ट। ठीक है, और नहीं भी समझ में आ रहा फिर भी एक्टिंग करो। एक्टिंग करते करते धीरे धीरे आप उसको सीख जाओगे। सो दैट वाज अबाउट दीज 4 मर्मर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।